Hello everyone. So today we will start chapter 5, the fundamental unit of life. ठीक है, जो जीवन की मौलिक इकाई है, जहां से जीवन की शुरुआत होती है, बिल्कुल बेस, वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. जब जो रॉबर्ट हुक थे वो कॉर्क की बिल्कुल पतली सी काट का अवलोकन कर रहे थे. बहुत ध्यान से जब उन्होंने देखा तो उनको उसमें मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचनाएं दिखी. यह कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क एक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी पेड़ की छाल से आता है. दिस वॉज इन द ईयर 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. ये साल 1665 की बात है जब रॉबर्ट हुक ने इसको ऑब्जर्व किया अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से. जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, उन्होंने खुद का ही अपना छोटा सा माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी में ही जब उन्होंने कॉर्क में देखा तो कॉर्क में उनको इस तरह से संरचना दिखी. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. और रॉबर्ट हुक ने इसको क्या नाम दिया? सेल, छोटा कमरा. ठीक है, सेल का मतलब होता है छोटा कमरा. वाइल एग्जाम, अच्छा यहाँ पे थे हम. सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. ये एक लैटिन का शब्द है, लैटिन भाषा का, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा. सेल का मतलब, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं. दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल and insignificant incident but is very important in the history of science. ये जो घटना घटी है ऊपर वाली, देखने में तो ये बहुत छोटी और ऐसे लगती है कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist separate units. ये पहली वो घटना थी जिसमें सबसे पहले ये पता लगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, सजीव, उसमें अलग अलग एक एक यूनिट्स होती हैं. ठीक है, सजीव भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके जब एक पूरा एक बना हुआ होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी. जो उन्होंने सेल शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने, वो आज भी बायोलॉजी में सेल के फॉर्म में ही यूज किया जाता है. ठीक है, उनका दिया हुआ नाम सेल आज भी हम बायोलॉजी में सेल ही यूज करते हैं. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल. सेल के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. सजीव किससे बने हुए होते हैं? तो एक्टिविटी देख लेते हैं. लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ऑन अनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ forceps. We can peel off the skin called epidermis from the concave side inner layer of the onion. एक प्याज का टुकड़ा लेना है, ठीक है, और एक बारीक चिमटी की मदद से उसकी स्किन को हटा लेना है. जो अंदर की सतह होती है, प्याज के अंदर की सतह से स्किन को हटा लेना है. ठीक है, और उस स्किन को क्या कहते हैं? हम एपिडर्मिस कहते हैं. दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. और इसको जल्दी से वॉच ग्लास के ऊपर रख के और उसमें पानी डाल देंगे, नहीं तो वो सूख जाएगी एकदम. दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. व्हाट डू वी डू विद दिस पील. जब हम उसको वॉच ग्लास में पानी में डाल देंगे तो ये उसको सूखने से बचाएगा. अब हम इस पील के साथ क्या करेंगे? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर on it and transfer a small piece of peel from the watch glass to the slide. आपको वॉच ग्लास में से पील को उठाना है और स्लाइड के ऊपर रख देना है. ठीक है, मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. और ये ध्यान रखना है कि जो आप उस छिलके को स्लाइड के ऊपर रखें तो वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल एक चिपका हुआ उस पे एक लेयर में होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि उसमें बीच में सलवटें आ रही हो. ठीक है, a thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel. एक बिल्कुल बारीक सा पेंट ब्रश यूज कर सकते हैं हम इस काम के लिए, पील को उठा के रखने के लिए. Now we put a drop of
saffronin solution on the piece followed by a cover slip. उसके बाद हम उस पे saffronin solution डालेंगे और फिर उसको एक से कवर स्लिप से कवर कर देंगे. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle. अब आपको कवर स्लिप रखते हुए ये ध्यान रखना है कि कवर स्लिप के नीचे बिल्कुल भी एयर बबल्स नहीं आने चाहिए. ठीक है. और एक हम माउंटिंग नीडल का यूज करेंगे. Ask your teacher for help. अपने टीचर से आप हेल्प मांग सकते हैं. We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high powers of compound microscope. हमने एक स्लाइड तैयार कर ली है एक अनियन पील की. अब हम इसको देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं सामान्य माइक्रोस्कोप में भी और एक ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप में भी. ठीक है. तो ये देखिए माइक्रोस्कोप का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है. यहाँ पे सबसे ऊपर होता है आई पीस, ये उसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब. ठीक है. ये एडजस्ट करते हैं यहाँ से आप अपना फोकस. ये कोर्स एडजस्टमेंट, ये फाइन एडजस्टमेंट. इसको घुमा घुमा के रोटेट करके हम देखते हैं कि हमें बिल्कुल साफ दिखना शुरू हो जाता है जब तक हम इसको घुमाते रहते हैं. अपने आईज के हिसाब से इसको सेट करते हैं. ये आर्म हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है. ये स्टेज जहां पे हम रखेंगे उसको. ठीक है. कवर स्लिप, ये क्लिप, ये कंडेंसर जो लाइट को करता है. ये है यहाँ पे मिरर. ठीक है. ये बेस. What do we observe as we look through the lens? जब हम लेंस से देखते हैं तो हमें क्या प्रेक्षण मिलता है? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope or an observation sheet? Does it look like figure 5.2? जब आपने इसको देखा तो आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पे बना सकते हैं? क्या ये चित्र 5.2 जैसा दिखाई देता है? ठीक है. बनाने के बाद इस तरह से तो इसमें देखिए आपको सेल्स दिखेंगी. ठीक है. प्याज के छिलके को जब आप ध्यान से देखेंगे इसमें सेल्स दिखेंगी और उसमें न्यूक्लियस भी दिख सकता है आपको बिल्कुल क्लियर. We can try preparing temporary mounts of peel of onion of different sizes. What do we observe? हमने विभिन्न प्रकार की प्याज की झिल्लियों की अस्थायी स्लाइड बनाई है. ठीक है. हमने क्या देखा, क्या देखते हैं हम इसमें? Do we see similar structure or different structure? क्या सारे स्ट्रक्चर सेम हैं या फिर अलग अलग हैं? ठीक है. देखिए आप इसमें देखेंगे ध्यान से आपको सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिखेंगे, एक जैसे ही होंगे सब. What are these structure? ये स्ट्रक्चर क्या है? These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. ये जो सभी संरचनाएं ये सब एक जैसी दिखाई देती हैं और ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना जो प्याज है वो पूरा प्याज बना देती हैं. प्याज का जो बल्ब होता है वो पूरा बना देती हैं. We find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structure visible under microscope. इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि प्याज जो है देखने में बड़े छोटे मीडियम साइज के ऐसे होते हैं प्याज, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो सब का सेम होगा, सेम साइज और सेम शेप का होगा. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of onion they came from. जो प्याज है, ठीक है, प्याज के आकार से इसका कोई भी संबंध नहीं है और प्याज की झिल्ली की सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं. These small structures that we see are the basic building units of onion bulb. ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हम देखते हैं ये अनियन बल्ब की बेसिक यूनिट है. ठीक है. आधार संरचना है ये इसकी. These structures are called cells. और यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सेल कहलाता है. Not only on onions but all organisms that we observe around are made up of cells. सिर्फ प्याज ही नहीं बल्कि आसपास हम जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं सब सेल के बने हुए होते हैं. However, there are also single cells that live on their own. कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो सिंगल सेल्स होती हैं, सिर्फ एक ही कोशिका होती है और वो अपनी जिंदगी अपने आप खुद ही जीती रहती है. Cells were discovered by Robert Hooke. ठीक है. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया in 1665. He observed that cells in a cork slice with the help of primitive microscope. उन्होंने कॉर्क स्लाइस के अंदर
सेल को ऑब्जर्व किया बहुत ही एक बेसिक माइक्रोस्कोप से। ल्यूवेनहॉक, ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, with improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time। और जो ल्यूवेनहॉक है उन्होंने 1674 में जो तालाब का पानी है उसके अंदर फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। सिर्फ सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म उन्होंने सबसे पहली बार देखे। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक का पता लगाया, न्यूक्लियस का पता लगाया। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट हो गए, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। इनके बारे में आप याद कर लीजिए। अब है पुरकिंजे। इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। अब जो है 1839 के अंदर जो पुरकिंजे हैं उन्होंने कोशिका द्रव्य का पता लगाया। जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड चीज होती है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स जितने भी कोशिकांग होते हैं वो तैरते रहते हैं, तो उस द्रव्य को क्या का नाम दिया उन्होंने, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ठीक है। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स and that the cell is the basic unit of life was presented by 2 biologists, Schleiden and Schwann। जो सेल थ्योरी थी, कोशिका थ्योरी कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सेल के बने हुए होते हैं और सेल जीवन की मूलभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है। तो ये थ्योरी किसने बताई? श्लेडन और श्वान ने। द सेल थ्योरी was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। और सेल थ्योरी को फिर बाद में और ज्यादा एक्सपेंड किया गया विर्चो द्वारा, और उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स बनती रहती हैं। With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cells and its various organelles। ठीक है, जब नया माइक्रोस्कोप बन गए बिल्कुल 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसकी खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से कोशिका के अंगों को समझना संभव हो सका है। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज नाउ known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba। जो लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस, आवर्धक लेंस, उनकी खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो पाया। इससे पता चला कि एकमात्र कोशिका खुद में एक पूरा जीवन जीती है, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स सिंगल, और ये जो जीव होते हैं ये एक कोश के जीव कहलाते हैं, और यूनि का मतलब होता है सिंगल। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक तो सिंगल सेल्युलर हो गया ऑर्गेनिज्म, और क्या होते हैं मल्टी सेल्युलर, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स जुड़ के एक बॉडी बनाती है, और फिर अलग अलग तरीके की सेल अलग अलग काम करने लग जाती हैं बॉडी के अंदर, और एक पूरा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। सच एज फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इनके एग्जाम्पल है, कवक, पौधे और जंतु। कैन वी फाइंड आउट सम ऑफ मोर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। Every multicellular organism has come from a single cell। जितना भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से ही बनने शुरू हुए हैं। How cells divide to produce cells of their own kind? All cells thus come from pre-existing cells। जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती हैं, तो इस तरह से जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही बनी हुई होती हैं। Now activity 5.2 देख लेते हैं। We can try preparing temporary mounds of leaf peels, tip of root of onion
और इवन पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। हम टेम्पररी स्लाइड्स बना सकते हैं पत्तियों की और जड़ों की और अनियन की पील की, अलग अलग अनियंस लेके अलग अलग साइज के, और उन सब के छिलकों की भी हम स्लाइड बना सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। ऊपर वाली एक्टिविटी करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके क्या आंसर्स हो सकते हैं। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? क्या सारी सेल्स जो हैं वो एक तरीके से दिखती हैं, शेप और साइज में, आकार और आकृति में एक जैसी दिखती हैं? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या सभी कोशिकाएं संरचना में एक जैसी दिखाई देती हैं? कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है, जैसे लीफ की कोशिका अलग और रूट की अलग, क्या ऐसा है? व्हाट सिमिलैरिटीज कुड वी फाइंड? अगर कुछ अलग अलग दिख रहा है तो उनमें समानता क्या है अलग अलग सेल्स में? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। तो सारी सेल्स जो है वो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग हिस्से की सेल अलग होती है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, और अलग अलग जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के उनकी भी सेल्स अलग दिखती हैं। और इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, इनमें जो सिमिलैरिटीज है वो बतानी है। तो सिमिलैरिटीज इनमें ये होगी कि इनमें जो कोशिकांग होते हैं वो समान होते हैं। Some organisms can also have cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from human body. कुछ जीव जो होते हैं उनमें अलग तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स, कई तरीके की अलग अलग सेल्स होती हैं। तो नीचे पिक्चर्स में ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग सेल्स दिख रही हैं। देखिए, नर्व सेल इस तरीके की होती है, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, ओवम, बोन सेल्स, स्पर्म और फैट सेल्स। ये तो इनका सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। The shape and size of cells are related to the specific function they perform. जो सेल की शेप और साइज है वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि क्या काम वो सेल करने वाली है, उसके जो फंक्शंस होते हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, कोशिका की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। Some cells like amoeba have changing shapes. कुछ सेल जैसे अमीबा वो अपनी शेप बदलती रहती है। In some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. और कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैव ए टिपिकल शेप। जैसे ह्यूमन की नर्व सेल की पिक्चर देखी हमने पीछे, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसका स्पेसिफिक शेप होता है, नर्व सेल का एक टिपिकल शेप होता है, वो शेप चेंज नहीं होता। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ ऐसे कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी जीवों का गुण है। ठीक है, जैसे ये ग्रो भी करती है, मूव भी करती है, ठीक है, तो इस तरीके से हर कोशिका के अंदर वो क्वालिटीज होती हैं जो कि सजीवों की मेन क्वालिटी मानी जाती हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन? और जीवित कोशिका ये जो सारे काम है वो कैसे करती है? वी नोट दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग अपना काम करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड। जैसे ह्यूमन बॉडी के पास जो दिल होता है वो उसको ब्लड को पंप करने का काम करता है। अ स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। और पेट का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इसी तरह से एक सिंगल सेल के अंदर भी कामों का इस तरीके से बंटवारा होता है। ठीक है, इन फैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। वास्तव में क्या होता है कि हर सेल के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं।
ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिकांग कहते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। और ये जो कोशिकांग है सेल ऑर्गेनेल, वो कुछ अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, कुछ खास कार्य होता है उसका जो करने के लिए वो बने होते हैं। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। जैसे सेल के अंदर कुछ नया बनाना या सेल के अंदर की सफाई करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, इस तरह से ये सब काम कोशिकांग के होते हैं, सेल ऑर्गेनेल के। अ सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। और सेल इन ऑर्गेनेल्स की वजह से जीवित रहती है और अपने सारे काम इन्हीं की हेल्प से करती है। These organelles together constitute the basic unit called cell। और ये सारे ऑर्गेनेल, ये कोशिकांग मिलके बेसिक यूनिट जो मूलभूत इकाई है सेल, वो बनाते हैं। It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their functions is or what organism they are found in। ये जानना जरूरी है, बहुत ही रोचक है कि जितने भी सेल हैं उनके अंदर सेम ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, देखने में अलग होंगी वो, उनके काम अलग होंगे, लेकिन उनके जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो उनके कोशिकांग हैं, वो सब कोशिकाओं में सेम होते हैं। तो क्वेश्चंस, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, किसने कोशिका की खोज की, हम पहले पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट हुक ने। और किस तरह से कॉर्क सेल के अंदर उन्होंने स्टडी करके खोजा है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। Why is the cell called the structural and functional unit of life? सेल जो है वो बेसिक यूनिट क्यों मानी जाती है किसी भी जीवन की, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो सेल क्या है, सेल से ही जीवन की शुरुआत होती है। सेल जो है सबसे छोटा पार्ट होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, छोटे से छोटा पार्ट क्या है, सेल है। और सेल के ऊपर, सेल के अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे वो एक फ्रीली अपना सारा काम कर सकती है। ठीक है, जीवित रहती है, वो अपना रेस्पिरेशन करती है, उसके अंदर एनर्जी बनती है, रिप्रोड्यूस करती है सेल। तो इसलिए सेल जो है वो बेसिक चीज है। फिर उसके बाद उसके जुड़ने से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, इसलिए कहा जाता है सेल को। तो क्वेश्चन आंसर हम बाद में और डिटेल से समझ लेंगे। आगे देख लेते हैं चैप्टर में। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। We saw about the cell has a special components called organelles। How is a cell organized? हमने देखा कि सेल के अंदर स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती है। इफ यू स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। अगर हम सेल को स्टडी करेंगे तो हमें 3 चीजें हर एक सेल में दिख जाएंगी। तो वो 3 चीजें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये 3 चीजें तो होंगी ही उसके अंदर, किसी भी हम सेल की स्टडी करेंगे तो। All the activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features। जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होती हैं और उसका एनवायरनमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है सेल का, वो सिर्फ इसी वजह से हो पाता है कि उसके पास ये 3 चीजें हैं। लेट अस सी हाउ, आइए देखते हैं कैसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। This is the outermost covering of cell that separates the content of the cell from its external environment। ये जो है सबसे बाहरी कवरिंग होती है सेल की, जो कि सेल को बाहर के वातावरण से अलग रखती है। ठीक है, एक बाउंड्री बन जाती है सेल के पास, जिससे पता लगता है कि ये जो सीमा है ये सेल की है। ठीक है, इससे बाहर का जो है वो बाहरी वातावरण है। The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in it and out of the cell। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके अंदर की जो कौन सी चीज के अंदर आएगी या कौन सी चीज बाहर जाएगी, तो जो एंट्री और एग्जिट है उसको वो करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन से कोई सी चीज अंदर या बाहर हो सकती है सेल में।
इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ये कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट को रोकती भी है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को इसलिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी किसी चीज को सिलेक्ट करके जब भी अपने में से पार करवाती है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो सेल्स में कैसे होता है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और बाहर जब जाता है कोई सब्सटेंस तो वो किस तरह से जाता है। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जैसे हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो है ये डिफ्यूजन के जरिए बाहर चले जाते हैं। डिफ्यूजन से ये जो गैसेस हैं वो कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विसरण, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी कम होगी तो सेल्स में से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड उधर की तरफ चला जाएगा दूसरी साइड एनवायरनमेंट में, और अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होगी तो सेल से निकल के ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में चली जाएगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता रहता है। We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where it is concentration is low. पहले के चैप्टर्स में आप डिफ्यूजन को पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, अपने आप कोई सा मूवमेंट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है। अपने आप कोई सी गति हो रही है एक ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। हिंदी में हम बोले तो जिधर की तरफ ज्यादा सांद्रता है, ज्यादा पार्टिकल्स हैं किसी भी चीज के, वहां से उस चीज को निकल के कम सांद्रता की तरफ, कम वाले पार्टिकल्स की तरफ जाना, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस तरह से डिफ्यूज होके एनवायरनमेंट में चले जाते हैं सेल से निकल के। Something similar to this happens in cell when, for example, substances like carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted out by cell, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, carbon dioxide moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. देखिए जैसे ही इधर का वाला हिस्सा ये सेल का है, ठीक है, और ये है आउटर एनवायरनमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनती रहती है अंदर की तरफ, तरह तरह की प्रोसेस में सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे सांद्रता ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उतना का उतना ही कंसंट्रेशन है, बढ़ नहीं रहा घट नहीं रहा, उतना ही है, ठीक है। यहाँ पे सेल के अंदर बढ़ गया है। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स डिफ्यूज होके एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, ठीक है। अपने आप ये ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ से कम कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन के तो बाहर निकल गई। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसमें ऑक्सीजन के भी तो पार्टिकल है। अंदर जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन यूज हो जाती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। और इधर है ऑक्सीजन ज्यादा अंदर के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जो हैं ऑक्सीजन मूव करेगी बाहर से सेल के अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगी। तो इस तरीके से डिफ्यूजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गैस के एक्सचेंज में। सेल और सेल में भी एक्सचेंज होता है और सेल का आउटर एनवायरनमेंट में भी एक्सचेंज होता है। तो दोनों ही एक्सचेंज में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पानी जो है वो भी डिफ्यूजन का लॉ फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और पानी का मूवमेंट इस तरह से एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, या हिंदी में परासरण, ठीक है। परासरण इसी को कहते हैं। तो आगे है मूवमेंट ऑफ वाटर।
तो ये मूवमेंट ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Hello everyone. So we were studying chapter 5, the fundamental unit of life. और इसमें हमने यहाँ तक डिफ्यूजन तक पढ़ लिया था. ठीक है, गैसेस का डिफ्यूजन किस तरह से होता है सेल के अंदर और बाहर. अब आगे देखते हैं वाटर का डिफ्यूजन. ठीक है, जिसको हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं. वाटर ऑल्सो obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. वाटर जो है वो भी डिफ्यूजन के लॉ को फॉलो करता है और इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर का डिफ्यूजन कहलाता है ऑस्मोसिस. ठीक है, परासरण. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर. जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात से अफेक्ट होता है कि जो सब्सटेंस है वो कितने ज्यादा डिसॉल्व हुए हैं वाटर के अंदर. जितनी भी मात्रा में उसमें डिसॉल्व हुआ होगा कुछ भी, उससे फर्क पड़ता है इसके ऊपर. Thus osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane toward a higher solute concentration. तो ऑस्मोसिस क्या है? पानी का वाटर का डिफ्यूजन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस तरफ जहां पे हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो, जिधर की तरफ सांद्रता किसी चीज की ज्यादा हो, चाहे नमक हो, चीनी हो, कोई सा भी सॉल्यूट हो, जिधर की तरफ ज्यादा होगा पानी का उधर की तरफ मूवमेंट होता है. ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑस्मोसिस. What will happen if you put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा अगर हम किसी एनिमल सेल को और प्लांट सेल को हम शुगर या सॉल्ट के मिक्सचर में रखें. ठीक है, एक नमक का घोल बना लें और एक चीनी का घोल बना लें और उसके अंदर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को डालेंगे तो क्या होगा? One of the following three things could happen. इनमें से तीन चीजें हो सकती हैं. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. मीडियम के अंदर पानी ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, और जो सेल हमने रखी है उस सेल के अंदर जो है सॉल्यूट ज्यादा है और वाटर कम है. ठीक है, तो वाटर क्या करेगा? बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा. ठीक है, मीडियम में से सेल के अंदर की तरफ जाएगा. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो दोनों तरफ आ जा सकते हैं. ठीक है, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन आने वाले मॉलिक्यूल जो होंगे सेल के अंदर वो ज्यादा होंगे जाने वाले की तुलना में. तो इसकी वजह से द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. और नेट रिजल्ट क्या होगा कि ज्यादा मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, जो बाहर गए वो कम होंगे, तो इस वजह से वो जो सेल है वो फूल जाएगी. If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. तो अगर ऐसा मीडियम है जिसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल सेल के बराबर है, तो उसमें कोई सा भी नेट मूवमेंट होगा नहीं वाटर का. जितने मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएंगे उतने ही सेल से निकल के सॉल्यूशन में आएंगे. तो इस तरह से कोई मूवमेंट नहीं होगा, नेट मूवमेंट. और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जिसकी कंसंट्रेशन सेल के समान होती है तो उसको आइसोटोनिक कहा जाता है. वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर. द सेल विल स्टे द सेम साइज. जितने अमाउंट पानी का अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो सेल जो है वो सेम साइज की रहेगी, ना फूलेगी ना श्रिंक होगी. Now third condition is if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is called hypotonic solution. अगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो क्या होगा कि सेल में से पानी निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा, मीडियम के अंदर आ जाएगा. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, but this time more water leaves the cell then enters it. इस बार भी वही होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है दोनों तरफ मूव करेंगे, लेकिन
ज्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल को छोड़ के मीडियम में आ जाएंगे, और मीडियम से जो सेल के अंदर जाएंगे वो बहुत कम होंगे। इसकी वजह से therefore the cell will shrink, जो सेल है वो सिकुड़ जाएगी। Thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity. तो osmosis जो है वो स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब आगे एक एक्टिविटी देखते हैं, फॉलो करते हैं। एक्टिविटी 5.3 ऑस्मोसिस विद एन एग। एक एग से हम ऑस्मोसिस की एक्टिविटी देखेंगे। रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो एग का खोल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के उसको रिमूव कर देना है। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। अब जो है जो शेल है वो तो हट चुका है ऊपर से, और बिल्कुल बारीक सी जो बाहरी झिल्ली है वो एग को कवर किए हुए रहती है। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट व्हाट डू वी ऑब्जर्व, द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पास इनटू बाय ऑस्मोसिस। तो हम जब एग को पानी में रख देंगे, शुद्ध पानी के अंदर, थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वो एग जो है वो फूल गया है। क्यों? क्योंकि पानी जो है उसमें एंटर कर गया एग के अंदर और ऑस्मोसिस के जरिए। प्लस अ सिमिलर डी-शेल्ड एग in a concentrated salt solution and observe for 5 minutes. The egg shrinks. Why? Water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. अब हम क्या करेंगे, अगर उस डी शेल्ड एग को हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जो कंसंट्रेटेड हो, जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा हो, तो क्या होगा, एग श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि एग के अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर के पार्ट है, वो निकल के बाहर सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट। हम इसको किशमिश और एप्रिकॉट खुबानी से भी कर सकते हैं। सेम एक्टिविटी पानी में भिगो के रखेंगे और वो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वो स्वेल हो गई है। तो एक्टिविटी 5.4 पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम, देन प्लेस देम इनटू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ sugar or salt. You will observe the following. Each gain water and swells when placed in water. However, when placed in concentrated solution, it loses water and consequently shrinks. अगर हम उसको सादे पानी में रखेंगे, किशमिश को और एप्रिकॉट को, तो क्या होगा कि वो पानी उसके अंदर चला जाएगा और जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। और अगर हम उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देंगे रेजिन को, तो फिर वो सिकुड़ जाएगी, क्योंकि रेजिन के अंदर का पानी बाहर सॉल्यूशन में निकल जाएगा। Unicellular freshwater organism and most plant cell tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. Unicellular freshwater organism जो होते हैं और ज्यादातर प्लांट सेल वो कैसे वाटर गेन करती है, ऑस्मोसिस के जरिए। और जड़ जो होती है, जड़ें जो पानी खींचती हैं जमीन में से, वो भी ऑस्मोसिस से ही होता है ये वाला भी काम। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. जो डिफ्यूजन है वो जो है, डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गैस को एक्सचेंज करने के लिए और वाटर के लिए किसी भी सेल की लाइफ में। ठीक है, सेल के लिए वाटर भी जरूरी है और गैसेस भी जरूरी है। तो और दोनों के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन। और जो है इसके साथ साथ क्या करती है, सेल एनवायरनमेंट से अपना न्यूट्रिशन भी लेती रहती है, जहां से भी उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो लेती रहती है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल सेल के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं, और इसमें जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एनर्जी लगती है ट्रांसपोर्ट करने में मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर। The plasma membrane is flexible and is made of organic molecules called lipid and proteins. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है और लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope. हम सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. ये जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी की वजह से ये बाहरी वातावरण से अपना खाना और दूसरी चीजें एंगल्फ कर सकता है, निगल सकता है। Such process are known as endocytosis, और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है।
अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस, अमीबा इसी प्रोसेस के जरिए अपना खाना लेता है। एक्टिविटी 5.5 फाइंड आउट about electron microscope from sources in the school library or through the internet. Discuss it with your teacher. How do substances like carbon dioxide and water move in and out of the cell? Discuss through diffusion हो जाएगा इसका आंसर। Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? क्योंकि ये कुछ चीजों को अपने अंदर से पास होने देती है और कुछ चीजों को नहीं होने देती, इसलिए इसको selectively permeable कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। Now next topic is cell wall. Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called cell wall. Plant cell के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक रिजिड कवरिंग, एक सख्त सी परत होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, जो प्लांट सेल वॉल होती है वो मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज इज ए complex substance and provide structural strength to plant. ये जो सेल्यूलोज है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है, मतलब सिंपल चेन नहीं होती है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चेन्स होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो उसके तो है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। और जो प्लांट्स को ये है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. जब कोई प्लांट सेल होती है वो उसके अंदर से पानी लूज होता है ऑस्मोसिस के जरिए, तो वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल जो है सेल वॉल से दूर हो जाती है, श्रिंक होके वो सिकुड़ जाती है, सेल वॉल अपनी जगह पे रहती है और जो अंदर वाली सेल है वो सिकुड़ जाती है, तो उसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आगे एक्टिविटी करके। माउंट द पील ऑफ ए रियोलीफ इन वाटर ऑन ए स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। एक रियोलीफ को लेना है, ठीक है, उसकी पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनानी है और उसके बाद हमें उसको हाई पावर के माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना है। नोट दैट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, छोटे छोटे से ग्रीन कण जो है उसके अंदर देखेंगे जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे कंटेन ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस रखते हैं अपने अंदर जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब क्या करना है, उसके ऊपर सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन जो कि कंसंट्रेटेड हो उसके ऊपर डाल देना है। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हाट डू वी सी, 1 मिनट के लिए वेट करना है और फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, दिस किल्स द सेल, देन माउंट 1 लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब क्या करना है, रियो लीफ को पहले बॉइलिंग वाटर में डालना है थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, इसकी वजह से वो जो सेल है वो मर जाएगी। उसके बाद उसको माउंट करना है एक स्लाइड पे और ऑब्जर्व करना है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन, व्हाट डू वी फाइंड, डिड प्लाज्मोलिसिस अकर नाउ। अब दोबारा उसके ऊपर शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन डालना है और फिर उसके बाद देखना है कि अब भी प्लाज्मोलिसिस हुआ है या नहीं। What do we infer from this activity? इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. जो लिविंग सेल्स है सिर्फ वही ऑस्मोसिस का प्रोसेस कर सकती है, डेड सेल्स नहीं कर सकती। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट की सेल को, फंजाई की और बैक्टीरिया की सेल को हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से वो अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रखे जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया जो है डाइल्यूट हो तो वो उसको फटने से बचाती हैं। ऐसा ना हो कि हिप्नोटिक सॉल्यूशन में रखने के बाद वो फट जाएं, ठीक है, फूल के फट जाएं। तो वो फूल के फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो सेल वॉल की वजह से वो फूटने से बच जाती हैं। इन सच मीडिया द cells tend to take up water by osmosis
ऐसे मीडिया में क्या होता है, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है तो सेल जो है बाहर से पानी को सोख लेती है। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल फूल जाती है और सेल वॉल पर प्रेशर डालती है। द वॉल exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cell can withstand much higher changes in the surrounding medium than animals. जो सेल वॉल है वो भी इक्वल प्रेशर सेल पे डालती है, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाता है। अब ये सेल वॉल की वजह से ही जो सेल्स हैं, प्लांट सेल्स, वो आराम से सरवाइव कर जाती हैं स्ट्रॉन्ग मीडियम में, जबकि एनिमल सेल नहीं कर पाती क्योंकि वो उनके पास सेल वॉल वाली मजबूती नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड। जो अनियन पील का हमने माउंट तैयार किया था उसको याद करें। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। वाई? व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। हमने उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला था, क्यों? क्या होगा अगर हम बिना आयोडीन सॉल्यूशन के उसको ऑब्जर्व करेंगे। Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? जब हम पील के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या वो सब इक्वली कलर्ड होती हैं? According to their chemical composition, different regions of cell get colored differentially. केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल जो है किस तरीके की कलर होंगी, ठीक है। जो अलग अलग रीजन्स होते हैं सेल्स के, उनका कंपोजिशन अलग होता है, तो इस वजह से वो अलग तरीके से कलर को एब्जॉर्व करती हैं। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सैफरनिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। हम सेल को स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा सैफरनिन और मिथाइलिन ब्लू को भी यूज कर सकते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल्स फ्रॉम एन अनियन। लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी। अभी हमने अनियन सेल को ऑब्जर्व किया था, अब अपनी खुद की बॉडी के अंदर यानी एनिमल सेल को ऑब्जर्व करते हैं। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस of the cheek. Does any material get stuck on the spoon? With the help of a needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. Now the material is ready for observation under microscope. Do not forget to put a cover slip on it. What do you observe? What is the shape of the cell we see? Draw it on the observation sheet. अब हमें क्या करना है, एक आइसक्रीम स्टिक लेके अपने गाल के अंदर की सतह से कुछ परत उतारनी है और उसको स्लाइड के ऊपर लगाना है। फिर उसके ऊपर हमें कुछ स्टेन डालना है जिससे कि सेल्स के अंदर कलर आ जाए। उसके ऊपर कवर स्लिप लगा के अब उसको ऑब्जर्व करना है। तो was there a darkly colored spherical or oval dot like structure near the center of each cell? जब हम सेल को देखते हैं तो उसके बीच में हमें एक गहरे रंग का ओवल शेप का डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर दिखता है हमें बीच में वही न्यूक्लियस होता है। वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन अनियन पील सेल्स? क्या यही स्ट्रक्चर आपको प्याज के छिलके की सेल में भी दिखे थे? द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर जो होती है मेम्ब्रेन होती है एक, जो कि डबल लेयर्ड होती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से जो मटेरियल्स होता है वो अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। Chromosome contains information for inheritance of character from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि छड़ के जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तब उस टाइम पे वो वैसे हो जाते हैं मोटे मोटे से और वो छड़ के जैसे दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, वंशागति का जो वो होता है ना, इनहेरिटेंस, जैसे पिता से बच्चों के अंदर आना,
किसी गुण का, वो किसके जरिए होता है? क्रोमोसोम से, ठीक है। और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होते हैं। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि जो इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर पहुंचाता है। जो कैरेक्टर्स माँ से या पिता से बच्चे के अंदर आते हैं वो क्रोमोसोम में मौजूद रहने वाले डीएनए के जरिए से आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं और डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि जरूरी होती है सेल्स को बनाने के लिए और उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उसको जीन्स कहा जाता है, ठीक है। In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं हो रही तो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट के फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। वो सिंपल क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? वो एक उलझे हुए धागे के जैसे दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ बारीक बारीक से धागे, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है। जब सेल का डिवाइड होने का टाइम होता है तो फिर ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना वेल फॉर्म दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, मोटे मोटे और सुलझे हुए से दिखने लग जाते हैं और उसके ऊपर ही डीएनए होता है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome. जब ये डिवाइड होने का टाइम होता है सेल के तो फिर ये ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम्स में फॉर्म हो जाते हैं। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. जो न्यूक्लियस होता है वो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे कि एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल बनाती हैं। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब यह क्या करता है? डीएनए केमिकल एक्टिविटीज को भी डायरेक्ट करता है कि कौन कौन सी केमिकल एक्टिविटीज होनी है जिसकी वजह से जो सेल है वो डेवलप होती है अपने एनवायरनमेंट के जरिए से। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, उनके अंदर न्यूक्लियर रीजन जो है ना वो ज्यादा अच्छे से डिफाइंड नहीं होता क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। जो इस तरीके का न्यूक्लियर रीजन होता है जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes. इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। प्रो मीन्स प्राइमरी एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। Organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है सेल में उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें और भी बहुत सारे कोशिकांग नहीं होते हैं। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स मेनी ऑफ द फंक्शंस of such organelle are also performed by poorly organized parts of cytoplasm. ठीक है, तो बहुत से फंक्शन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म द्वारा ही किए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। उनके अंदर यूकैरियोट्स के जैसे ऑर्गेनेल्स नहीं होते तो फिर जो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के वही दूसरे फंक्शंस भी करते हैं इनके लिए। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं प्लांट सेल्स उनके अंदर तो प्लास्टिड्स होते हैं लेकिन जो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर अलग से प्लास्टिड नहीं होते तो उनमें क्या होता है उनके एक वेसिकल्स होती है मेम्ब्रेनस वेसिकल, वही उनके लिए फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो जो प्रोकैरियोटिक के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स वो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पे, देखिए सेल वॉल है, इसमें न्यूक्लियोइड है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, ये सब इस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड सा रहता है सब कुछ। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म जो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Hello everyone. We were studying cells, the fundamental unit of life, which serves as a building blocks for all living organisms. Now we will examine some key cellular components such as nucleus, cytoplasm, mitochondria and ribosome in this part of the chapter. Okay. We have read about nucleus. Now we will start cytoplasm. When we look at the temporary mounts of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. जब हम अनियन पील के टेम्परेरी माउंट को देखते हैं या फिर ह्यूमन चीक सेल को देखते हैं तो हमें दिखता है कि बहुत बड़ा रीजन सेल का वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद है. दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, और ये बहुत कम स्टेन लेता है, ज्यादा कलर इसमें चढ़ता नहीं है. It is called the cytoplasm. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है, और ये इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी मिलते हैं जो कि कुछ ना कुछ खास काम करते हैं सेल के लिए. Cell organelles are enclosed by membranes. In prokaryotes, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता, उसी तरीके से उनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स. तो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और जितने भी उनके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें भी मेम्ब्रेन पाई जाती है. The significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membranes and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. अब जो मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमें वायरसेस को देख के समझ में आ जाती है कि वायरस जो हैं वो नॉन लिविंग होता है जब तक कि वो किसी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट ना कर दें. जब तक वो वायरस नॉन लिविंग ही होता है. उसके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कब आता है, जब वो किसी को इन्फेक्ट करता है और उसकी सेल मशीनरी को यूज करता है मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कितनी जरूरी हैं. वायरसेस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है. सेल ऑर्गेनल्स. Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from external environment. जितने भी सेल हैं वो अपने लिए एक अपने आसपास एक खोल रखती हैं, कवर रखती हैं जिससे कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रहें. Large and complex cells including cells from multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. जो बड़ी और जो बहुत कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उनको कई सारी केमिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं अपने आप को, अपने फंक्शन को और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए. टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स विद इन देमसेल्व्स. और ये अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए जितनी भी सेल्स होती हैं वो उनके अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं. This is one of the features of eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells. ये जो फीचर है ये यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक से अलग रखता है. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं. We have talked about the nucleus in previous section. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria and plastids. तो हमने पहले पार्ट में, इससे पहले वाले में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था. अब हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, lysosome, mitochondria and plastids. They are important because they carry out some very crucial functions in cell. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो काम होते हैं सेल्स के अंदर वो करते हैं ये, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी. तो फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It look like long tubules or round
और ऑब्लोंग बैग्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, ठीक है, उसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं जो कि लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है इसकी मेम्ब्रेन का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके के ईआर होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। RER look rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface। जो RER होता है वो माइक्रोस्कोप में रफ दिखाई देता है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने के जगह होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे सेल के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need। और ये जो प्रोटीन बना हुआ होता है ये सेल के अंदर जहाँ पे भी उसको जरूरत होती है प्रोटीन की वहां पर पहुंचा दिया जाता है यूजिंग द ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उसके जरिए से वो प्रोटीन अपनी जगह पर पहुंच जाता है। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, और लिपिड्स important for cell function, जो कि सेल फंक्शन के लिए important होते हैं। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane। कुछ प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। This process is known as membrane biogenesis। इस प्रोसेस को membrane biogenesis कहते हैं। Some other proteins and lipid functions as enzymes and hormones। कुछ दूसरे प्रोटीन और लिपिड हैं जो कि एंजाइम या हार्मोन की जैसे एक्ट करते हैं। Although ER varies greatly in appearance in different cell, it always forms a network system। देखने में ये अलग अलग सेल्स में अलग अलग हो सकती हैं लेकिन ये हमेशा एक नेटवर्क बना के रखती है, एक पूरा जाल बना हुआ होता है इसका। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच्ड होता है ऐसे। This one function of ER is to serve as channel for transport of materials between various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। तो एक काम तो क्या है ER का कि जितने भी मटेरियल्स सेल के अंदर बन रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में उसको साइटोप्लाज्म में पहुंचाना या साइटोप्लाज्म से लेके न्यूक्लियस में पहुंचाना, ये है एक तो ट्रांसपोर्ट का काम। ER also functions as a cytoplasmic framework providing a surface for some of biochemical activities of the cell। और ये एक सरफेस, एक सतह प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर जितने भी सेल के अंदर के बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सब होती हैं उसकी सतह पे। इन द लीवर सेल of group of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। लीवर सेल के अंदर जो ये होती है SER वो उसको सेल को डिटॉक्सिफाई, मतलब जितने भी खतरनाक चीजें जितनी भी हानिकारक चीजें उसको सेल से बाहर निकालने का काम SER करती है लीवर सेल के अंदर। तो यहाँ पे एक प्लांट सेल की पिक्चर भी दे रखी है। प्लांट सेल में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नाउ नेक्स्ट इज गोल्जी apparatus। Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sacs, arranged approximately parallel to each other in stacks called cistern। Golgi apparatus membrane-bound vesicles होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर जमी भी रहती हैं, ठीक है, और सिस्टर्न बनाती हैं। These membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। ये जो है गोल्जी बॉडी ये जुड़ी हुई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा होती है ये। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। जो गोल्जी apparatus है वो क्या करता है, ER में जो कुछ भी बन रहा है उसको पैक करता है और फिर पैकिंग के बाद उसको डिस्पैच कर देता है उस टारगेट तक जहां तक भी उसको सामान पहुंचाना है। तो ये काम करता है गोल्जी apparatus। इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज
मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, इसका काम है स्टोरेज, यानी अपने अंदर स्टोर करके रखना सामान को, कुछ मॉडिफाई करना हो तो वो मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, और फिर उसके बाद उसको उसकी जगह पे पहुंचाना, ये गोल्जी का काम है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी एपरेटस, कुछ केसेस में जो सिंपल शुगर है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में बदल दिया जाता है गोल्जी एपरेटस के अंदर ही। द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जो गोल्जी एपरेटस है वो लाइसोसोम फॉर्म करने में भी हेल्प करता है, लाइसोसोम को भी ये बनाता है। तो कैमिलियो गोल्जी के बारे में दे रखा है कि ये कहाँ पैदा हुए थे, Cortino near Brescia in 1843. He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia and the Hospital of St. Metto. At that time, most of his investigations were concerned with the nervous system. In 1872, he accepted the post of Chief Medical Officer at the hospital in the Chronicle Sick at Abbiategrasso. He first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of the hospital which he had converted into laboratory. ओके, तो यहाँ पे इनके कामों के बारे में दे रखा है और लास्ट में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1906 में इनके काम के लिए। लाइसोसोम, structurally lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, ये एंजाइम आरईआर में बनते हैं और फिर लाइसोसोम में पहुंचा दिए जाते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम जो है सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब जितने भी कचरा है उसको डिस्पोज करने का काम लाइसोसोम करता है। These help to keep the cell clean by digesting any foreign materials as well as worn out cell organelles. जो फॉरेन मटेरियल होता है उसको भी साफ करता है और जो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो खराब हो चुके हैं उसको भी लाइसोसोम साफ कर देता है। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड as well as old organelles end up in lysosomes which break complex substances into simpler substance. और लाइसोसोम क्या करता है, जितने फॉरेन मटेरियल या बैक्टीरिया जो कुछ भी होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है अपने अंदर डाइजेस्ट करके। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic enzymes organic material. लाइसोसोम के अंदर इतने ज्यादा एंजाइम्स होते हैं कि वो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सबको डाइजेस्ट कर सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cells. जो लाइसोसोम है अगर सेलुलर डैमेज हो गया, सेल के अंदर किसी तरीके का नुकसान पहुंच रहा है तो लाइसोसोम फट जाता है और उस सेल को गला देता है। Therefore, lysosome are also known as suicide bags of a cell. और इसलिए जो लाइसोसोम है उसको हम सुसाइड बैग भी कहा जाता है, सेल का सुसाइड बैग। तो नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया are known as the powerhouse of the cell. Hello everyone. So today we will read about mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell. जितने भी एनर्जी से रिलेटेड फंक्शंस हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ कुछ और सेल ऑर्गेनल्स हम आज पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। Mitochondria are known as the powerhouse of the cell. Mitochondria have two membrane coverings. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. दो कवरिंग्स होती हैं इसमें, जो बाहरी कवरिंग होती है वो पोरस होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, डीपली फोल्डेड होती है। These fold increase surface area for ATP generating chemical reactions. ये जो फोल्डेड एरियाज हैं ये ATP जनरेशन के लिए जगह देते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा फोल्ड्स होंगे उतने ज़्यादा जगह मिलेगी एटीपी बनने के लिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। जो सेल के अंदर अलग अलग कामों के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यह सेल की एनर्जी करेंसी एटीपी होती है।
The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. जो ATP होता है वो यूज होता है नए केमिकल कंपाउंड बनाने में और मैकेनिकल वर्क के लिए. Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome. माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत अजीब ऑर्गेनल है क्योंकि इसके अंदर इसका खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है. Therefore mitochondria are able to make some of their own proteins. और डीएनए राइबोसोम होने की वजह से वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है. Next is plastids. Plastids are present only in plant cells. There are two types of plastid, chromoplast and leucoplast. दो तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं. एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड होता है और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि व्हाइट होता है, कलरलेस होता है. प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होते हैं. Chromoplast containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट जरूरी है. क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल के अलावा येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं इसमें. ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली organelle in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टोर रहते हैं. The internal organization of chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. जो क्रोमोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं. ठीक है. These are similar to mitochondria in external structure, जो देखने में माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी संरचना जैसे लगती है. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosome. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स के भी अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं. Now vacuoles. Vacuoles are storage sacs for solid or liquid contents. Vacuoles are small sized in animal cells while plant cells have very large vacuoles. वैक्यूल्स भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने का काम करता है. वैक्यूल में क्या होता है, जो प्लांट सेल्स होती हैं उसके अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स में ये छोटे होते हैं. द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. और कुछ प्लांट सेल के अंदर ये 50 से 90% तक जो हिस्सा है वो कवर करके रखती है. इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप and provide turgidity and rigidity to the cell. जो प्लांट सेल्स होती हैं उसके अंदर वैक्यूल्स में सेल शेप भरा रहता है. जो सेल के अंदर का द्रव्य होता है पानी वो उसके अंदर भरा रहता है जो कि उस सेल को रिजिडिटी को दृढ़ करता है, मतलब उसको फुला के रखता है. ठीक है, सिकुड़ने से बचाता है उसको. Many substances of importance in the life of plant cells are stored in vacuoles. और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो प्लांट सेल्स की लाइफ के लिए ज़रूरी है वो इसमें स्टोर होते हैं. These include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. इसमें क्या क्या है, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, कुछ प्रोटीन. ठीक है. इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट अमीबा हैड कंज्यूम्ड. और जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा के जैसे, तो उनमें फूड वैक्यूल फूड आइटम्स को इकट्ठा करने का काम करता है. जो उसका खाना होता है वो उसमें इकट्ठा होता है. इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. और कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये एक्सेस जो वाटर होता है और वेस्ट मटेरियल्स होता है सेल का उसको बाहर फेंकने का काम करती हैं ये वैक्यूल्स. Each cell thus acquires its structure and ability to function because of organization of its membrane and organelles in specific ways. The cell thus has a basic structural organization. जितनी भी सेल्स हैं उनके पास अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और अपने जितने भी फंक्शन है उस सबको पूरा करने के लिए, उसका काम चलाने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स हैं. तो इसलिए जो सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल से ही शुरुआत होती है आगे किसी और चीज़ के बनने की. सेल ही सबका बेस है. दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स.
और ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये सेल को हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन लेने में, अपने अंदर की वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने में और नए प्रोटीन्स बनाने में। Thus the cell is the fundamental structure unit of living organism। इस तरह से जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है जिंदगी के लिए भी, लाइफ के लिए, ठीक है। सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स। अब जो है नए ऑर्गेनिज्म के नए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नई सेल बनती रहती हैं ग्रोथ के लिए, पुरानी सेल्स को हटाने के लिए, ठीक है, या जो जख्मी हो गई हैं, जो मर गई हैं, ऐसी सेल्स को हटा के वहाँ पे नई सेल आ जाती है। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और गैमेट्स बनाने के लिए भी नई सेल की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो ऐसी प्रोसेस जिसके जरिए नए सेल्स बनती हैं उनको हम सेल डिवीजन कहते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। दो मेन टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। सेल डिवीजन का ऐसा प्रोसेस जिससे ज्यादातर सेल्स जो है वो ग्रोथ डिवाइड करती हैं और ग्रोथ करती हैं, उसको कहते हैं माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। इसमें जो मदर सेल है वो डिवाइड होकर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना लेती हैं। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल्स। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। जो डॉटर सेल्स होती हैं उनके अंदर उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितना उनकी मदर सेल में होते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में और टूट फूट जितनी होती है उसकी मरम्मत में ये वाला डिवीजन होता है। Specific cells of reproductive organs or tissue in animals and plants divide to form gametes। कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एनिमल्स और प्लांट्स के, जो कि गैमेट्स बना लेती हैं, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद उसके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मियोसिस। इसके अंदर दो डिविजन्स होते हैं, ठीक है, दो, एक के बाद एक दो डिविजन्स होते हैं। When a cell divides by meiosis, it produce 4 new cells instead of just 2। मियोसिस के अंदर 4 सेल्स बन जाती हैं, माइटोसिस में तो ओनली 2 बन रही थी, मियोसिस में 4 सेल्स बन जाती हैं। The new cells only have half the number of chromosome than that of mother cells। जो नई सेल बनती है उसके अंदर मदर सेल से आधे मात्रा में क्रोमोसोम होते हैं। Can you think as to why the chromosome number has reduced to half?